नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल ब्रिलियंट बनो पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9th के मैथ्स चैप्टर 1.1 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये चैप्टर 1.1 का पार्ट 1 है। दोस्तों, कुल मिलाकर इस चैप्टर पर टोटल 7 पार्ट बनेंगे। तो दोस्तों, अगला पार्ट आएगा 1.2 का। दोस्तों, ये 1.1 का है पहला चैप्टर, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। इसमें क्या हम पढ़ने वाले हैं? तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं गिनतियों के बारे में। हम इसमें गिनतियों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की क्या कैसे ये होती हैं, किसी तरह से। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए प्राकृतिक संख्या। नंबर 1 पे आती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब प्राकृतिक संख्या दोस्तों क्या है? तो इसके लिए हमें चलना होगा आदि मानव टाइम के दौरान। चलते हैं। तो दोस्तों, उस समय कुछ भी गिनना होता था तो उसके लिए कोई भी गिनती नहीं थी। मान लो आपको कुछ काउंट करना होता था आदि मानव टाइम पे, तो कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले जो गिनतियों का उदय हुआ, इजाद हुआ, उन्हें कहा गया प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले जो संख्याओं का उदय हुआ उन्हें कहा गया प्राकृतिक संख्या। अब उदाहरण में जान लेते हैं। मान लो दोस्तों, आपको कुछ काउंट करना है, तो आप क्या काउंट करोगे? 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक आप काउंट करेंगे। तो दोस्तों, ये जो 1 से अनंत तक की संख्याओं का ग्रुप है, इसी को कहा गया प्राकृतिक संख्या। 1 से अनंत तक की संख्याओं का ग्रुप जो होता है उसी को बोला गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को साथियों n से प्रदर्शित करते हैं, n से इसे प्रदर्शित करते हैं। अब अगले में आती है दोस्तों, अगले नंबर पे है जो पूर्ण संख्या। अगले नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बाद दोस्तों पूर्ण संख्या आई। यहाँ पूर्ण संख्या क्या है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो पूर्ण संख्या को हम W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या वो है जब आदि मानव टाइम के बाद कुछ और आगे समय बीतता गया और इसके बाद जो गणितज्ञ आए, मैथमेजिशियन आए, उन्होंने खोज की जीरो की खोज की। तो इसी जो प्राकृतिक संख्या हैं, जितनी भी प्राकृतिक संख्या हैं 1 से अनंत तक, उनमें जीरो को शामिल कर दिया गया। दोस्तों देखिए यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, ऐसा है। अब ये हो गई प्राकृतिक संख्या। ये इन्हें हमने बताया कि ये प्राकृतिक संख्या है, पर इन्हीं में दोस्तों यहाँ पर जीरो को भी जोड़ दिया गया, जीरो भी ऐड कर दिया गया, तो इन्हें कहने लगे पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या हो गई 0 से अनंत तक। तो इसमें दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, बताइए क्या बताएंगे? आप बताएंगे 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है हमारी 0। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत है। अब और कुछ समय बीता, फिर इसके बाद आए पूर्णांक संख्याएं। फिर तीसरे नंबर पे आ गई हमारी पूर्णांक संख्या। अब ये पूर्णांक संख्या क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। साथियों, कुछ और टाइम बाद, जब कुछ और समय बीता, तो इसके बाद कुछ और गणितज्ञ आए, तो उन्होंने कुछ और संख्याएं खोजी। वे संख्याएं हैं जैसे -1, -2, -3, -4, -5, माइनस अनंत। कुछ इस तरह की उन्होंने संख्याएं खोजी। तो दोस्तों, ये प्लस वाले भी आ गए। ये दोस्तों प्लस के हो गए, मान लीजिए ये प्लस के हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक संख्याएं के अंदर आती हैं। पहले तो ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याएं ये बनी पहले, फिर इसके बाद जब टाइम बीता तो पूर्णांक संख्या, इसके बाद फिर कुछ और संख्या बनी जिसे माइनस में। तो दोस्तों, ये इधर माइनस वाले भी हो गए, -1, -2, -3, -4, ये संख्या भी हो गई।
अब एक तरफ दोस्तों है प्लस वाली संख्याएं और एक तरफ है माइनस वाली संख्याएं, और अभी ये जीरो भी बच रहा है, तो ये जीरो को बीच में रखा। अब इन प्राकृतिक संख्याओं, ये प्राकृतिक संख्याएं और ये पूर्ण संख्याओं और जो नई संख्याएं खोजी गई, उन सब का जो एक ग्रुप बना, इन सब का प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और जो नई संख्याएं खोजी गई, जो सबका एक ग्रुप बना, उस ग्रुप को कहा गया पूर्णांक संख्या। यानी कि इस जीरो के इस साइड प्लस की संख्या रख दी गई और इस तरफ माइनस की, ये सभी संख्याएं इसमें रख दी गई, इन संख्याओं को कहा गया पूर्णांक संख्या। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपसे पूछा जाए, इसमें प्रश्न कोई आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, बताइए आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस अनंत, क्योंकि माइनस वाली संख्या सबसे छोटी होती है, तो माइनस अनंत पूर्णांक संख्या सबसे छोटी होगी। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या अनंत। अनंत सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों, अनंत सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या है। फिर दोस्तों अब यहाँ पे, अच्छा जी, यदि मैं आपसे पूछूं कि माइनस की तरफ, माइनस में सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी, माइनस में सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो आपको बताना है दोस्तों -1। ये -1 है, जो ये माइनस की सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होगी। अब इसके बाद यदि हम पूछ लें कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी प्लस में, तो आपको बताना है 1 सबसे छोटी संख्या होगी, 1 प्लस की तरफ में, तो ये जीरो बीच में आ जाता है। तो दोस्तों अब तो आपकी ये संख्याएं समझ में आ ही गई होगी, आशा करता हूँ। अब कुछ मैं आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जैसे कि बताइए आप, क्या, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? नहीं, बताइए हैं कि नहीं। यदि हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं है तो भी बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा जी हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में दोस्तों आती हैं 1 2 3 4 5 अनंत, ये आती हैं प्राकृतिक संख्याओं में। अनंत तक की संख्या, 1 से अनंत तक जितनी भी आप काउंटिंग करेंगे, वो सब काउंट करेंगे, वो सब प्राकृतिक में आएंगी। और इसके बाद जब जीरो भी शामिल हो जाता है तो पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो इसीलिए ये प्राकृतिक संख्याएं, ये पूर्ण संख्याओं में हैं और प्लस जीरो शामिल है, तो इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? ध्यान से सुनिएगा, क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल है और प्राकृतिक संख्याओं में केवल 1 से अनंत तक की हैं, बट पूर्ण संख्याओं में जीरो 1 से अनंत तक हैं, तो ये नहीं है, ये असत्य है, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं। अगली संख्या जो है दोस्तों, अब अगली संख्या बनी, तो चौथे नंबर पे जो अगली संख्या बनी उसे कहा गया परिमेय संख्या। जो अगली संख्या है वो है हमारी अब परिमेय संख्या हम जान लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या ये होती है कि परिमेय संख्याओं को आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इन संख्याओं को दोस्तों, परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हो। परिमेय संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ पर p और q, जहाँ पर दोस्तों p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं, p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती हैं। लेकिन जो q होता है, परंतु जो q होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता है, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए।
क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये संख्याएं P बटे Q के रूप में लिखी जाती हैं। P बटे Q के रूप में तो लिखी जाती हैं, पर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अगर Q बराबर 0 होगा, यदि Q बराबर 0 होगा तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। यदि Q बराबर 0 होगा तो उसे हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक, और जान लीजिए दोस्तों, परिमेय संख्या, ये जो परिमेय संख्या होती है इसे हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। परिमेय संख्या को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों कि क्या क्या होगा इसके एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल पे हो जाएगा, मान लीजिए 1/2। एग्जाम्पल पे दोस्तों देखना है आपको, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल होगा दोस्तों 1/2। 1/2 ये जो ऊपर होता है इसे बोलते हैं अंश। इसे ये ऊपर वाली संख्या होती है, इसे अंश बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा है प्यू, तो इसका मतलब है पी, ये पी है। और ये जो नीचे लिखा है इसको बोलते हैं हर, ये क्यू है। ये पी हो गया, ये क्यू, तो हो गया दोस्तों P बटे क्यू। तो इसी तरह 1/2, तो जो संख्या बटे में होती है हम उसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। कुल मिलाकर बटे में जो संख्या होती है उसे परिमेय संख्या कहेंगे। तो 1/2 हमारी बटे में है तो इसलिए इसे परिमेय संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे 5/7 ये एक परिमेय संख्या है। 4/8 ये भी एक परिमेय संख्या है। 8/16 ये भी एक परिमेय संख्या है। 10/20 ये भी एक परिमेय संख्या है। मतलब जो भी संख्या बटे में होगी वो परिमेय संख्या होगी, वो परिमेय संख्या है। अब अगले में जो आती है संख्या, अगली संख्या दोस्तों जान लीजिए, अगले में आ जाएगी अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। अब आएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों आप इतना समझ लीजिए कि जितनी भी परिमेय संख्या है, मान लो जो बटे वाली संख्या है ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं बची वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। ये जो बटे वाली संख्या होती है इनको छोड़कर बाकी जितनी संख्याएं बचती हैं वो सब अपरिमेय संख्या हैं। एग्जाम्पल में है दोस्तों, एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे कि √2, इसे हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते √2 को, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसी तरह मान लीजिए √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। और जान लीजिए ये अगला जो एग्जाम्पल है ये है पाई, ये पाई। अब दोस्तों आप कहेंगे कि पाई का मान तो 22/7 होता है। नहीं, जब सही बात है, कहना चाहिए दोस्तों। अब आप कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है, उसके बारे में भी हम आपको क्लियर करेंगे कि ये क्यों अपरिमेय संख्या है। पाई का मान बराबर 22/7, ये तो आपको पता है कि 22/7 होता है, पर 22/7 एक परिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या पाई कैसे हो गई? क्योंकि पाई बराबर ये और 22/7 बराबर ये पाई। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि पाई का मान ये बिल्कुल सही मान नहीं होता है 22/7, ये लगभग मान होता है। ये 22/7 जो होता है ये लगभग मान है, पाई का लगभग मान होता है 22/7, ना कि बिल्कुल सही वाला मान। तो इसीलिए दोस्तों ये 22/7 लगभग मान है, इसका सही मान अभी नहीं किसी को पता, इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब इसी तरह मान लीजिए रूट में कोई 5
रूट 6, कितने भी आप रूट के अंदर, जिन्हें हम बटे में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही आप जान लीजिए। अब अगले में आती है अगली संख्या है जो दोस्तों, वो है अगली 6 नंबर पे आती है हमारी संख्या, अगली संख्या सम संख्या, सम संख्याएं। अब सम संख्या आई, तो सम संख्या में क्या होता है जान लेते हैं इसके बारे में। सम संख्या को दोस्तों हम ई से प्रदर्शित करते हैं, हम सम संख्या को ई से प्रदर्शित करेंगे। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, और सरल भाषा में जो संख्या, जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए और शेष में 0 बच जाए, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 10 है, अब 10 में हम 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 10 में, तो होता है 2 पंचे 10, 5 बार में भाग चला गया, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे शेष क्या बचा, 0 शेष बचा। तो ये मान लीजिए कि सम संख्या है जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए और शेष 0 बच जाता है, वह संख्या सम संख्या होती है। और उदाहरण जान लीजिए, मान लीजिए 30 है, और 30 है, 30 को 2 से भाग करेंगे तो 2 एक अन्ने 2, 1 बच गया यहाँ पे। अब 0 का उतार लेंगे क्योंकि 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा। फिर अब ये हो गया 10, तो 2 पंचे 10, 5 बार में चला गया, 2 पंचे 10, यहाँ पे भी 0 बच गया शेष। यानी कि दोस्तों ये भी सम संख्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पर है, कुछ संख्या मैं दिए दे रहा हूँ। एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए 10, 5, 60, इतनी अनंत, जिस बहुत दूर तक है, बहुत सारी संख्याएं हैं ऐसी जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, वो सम संख्याएं होती हैं। अगले नंबर पे आ जाएगी विषम संख्या, इसके बारे में भी जान लेते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं ये भी जानेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि विषम संख्या को 0 से प्रदर्शित करते हैं, विषम संख्या को 0 से प्रदर्शित करते हैं। ये जो विषम संख्या होती हैं इन्हें 0 से प्रदर्शित करते हैं। अब 0 ये होती कौन सी है, विषम संख्या नहीं कहते कि नहीं है। तो अभी हमने बताया कि सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, तो विषम संख्या होगी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, यानी कि जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, भाग किया जाए तो कुछ ना कुछ उसमें शेष बच जाए, उसे कहेंगे विषम संख्या। एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों, मान लीजिए ये 11 है, तो ये 11 में हमने मान लीजिए भाग दिया 2 का भाग दे रहे हैं, तो 2 का भाग इसमें दिया, तो 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 6 बार में ज्यादा हो जाएगा इसीलिए पीछे में, तो 2 पंचे 10 किया हमने। अब ये बचा इसमें एक इसमें शेष बच गया, एक शेष बचा, यानी कि ये विषम संख्या है, विषम संख्या है ये, क्योंकि इसमें 1 बच जाता है शेष। इसी तरह मान लीजिए 13, 2 पंचे 2 छक्का 12, 6 बार में गया 12, इसमें शेष बच गया एक, ये भी विषम संख्या है। विषम संख्या के एग्जाम्पल हैं जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आ ही गया होगा। बढ़ते हैं चैप्टर 1.1 के अभ्यास प्रश्नों की तरफ। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q असमान 0 है? तो इसका सही आंसर होगा असत्य, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया है परिमेय संख्या में कि P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। P और Q दोनों पूर्णांक भी होती हैं, बट Q के बराबर 0 नहीं होगा, Q से असमान होगा 0, तो इसलिए ये गलत है, असत्य है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले में है दोस्तों सत्य असत्य बताना है। तो पहले नंबर पे है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
तो इसका सही आंसर होगा सत्य, क्योंकि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में 1 से अनंत तक की संख्याएँ आती हैं और पूर्ण संख्या में भी 1 से अनंत तक की संख्या आती हैं और एक जीरो भी शामिल हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका कारण हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असत्य। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा, देख लीजिए। वो आपसे पूछेगा कि 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें हम एक जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 = 2। और अगले अब कर देना है आपको, मान लो 8 और 9 के बीच करना है, तो 8 में जितना यहाँ पे आता है उसका गुणा करा देना है। 8 × 2/2, बटे में भी यही लग जाएगा, जितना यहाँ पे आए उतना इसके बटे में लगा देना है। और 8 × 2/2 इस कुछ इस प्रकार से लिख देना है। और यहाँ पे भी 9 में भी लिख देना है, 9 × 2/2। 9 ये है तो 2/2 इसका, ये 2 और इसके बटे भी 2 लग जाएगा, कुछ इसी प्रकार लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाएगा 16/2 और यहाँ पे आ जाएगा 18/2। अब इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या हमें निकालना है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या हो जाएगी 17/2। यही हो जाएगा दोस्तों आंसर, यही हो जाएगी हमारी 8 और 9 के बीच परिमेय संख्या। अब एक सवाल तो इस तरह का पूछेगा कि 8 और 9 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने यहाँ पर 1 निकाली थी, अब 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 3 ज्ञात करना है तो 3 पे 1 जोड़ देंगे, 3 में हम 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। अब इसी तरह कर देंगे गुणा, 8 × 4/4 तो बराबर हो जाएगा 32/4, ये संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे भी कर देंगे 9 × 4/4 तो ये हो जाएगा 36/4। अब इन दोनों संख्याओं के बीच की हमें संख्या निकालनी है, तो हो जाएगी 32 के बाद आता है 33/4 और फिर 34/4, फिर 35/4, अगली ये है। तो हमें 3 संख्या लेना था, तो ये 3 संख्या हमारी निकल आई, ये हो गया आंसर हमारा इस प्रकार से। अगला एक और क्वेश्चन आएगा, ये भी समझ लीजिए। अब पूछेगा आपसे कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। हमने बताया कि जितनी भी ज्ञात करना है उतने में 1 जोड़ देते हैं, तो 5 में 1 जोड़ा तो हो गए हमारा 6। अब ये 3 है, 3/5 एक संख्या है, तो 3/5 में हमने 6/6 का गुणा कर दिया। 3/5 में 6/6 का गुणा किया तो आ गए हमारा 18/30। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये दी हुई दूसरी संख्या दी है 4/5, तो 4/5 में भी हमने 6/6 का गुणा किया, तो ये हो गया 24/30। अब इन दोनों संख्याओं के बीच हमने ये 3/4 और 4/5 में नहीं 6 का गुणा करवा दिया। 6 आया यहाँ पे, 6 के बटे में 6 लगा देंगे, जितना भी यहाँ पे आया उतने में बटे में उतनी ही संख्या लगा देंगे। जहाँ मान लीजिए यहाँ पे 7 आता तो 7/7 हो जाता। अभी इन दोनों में से नहीं 6/6 का गुणा करवा दिया इस संख्या में, और इस संख्या में भी 6/6 का गुणा करवा दीजिए, यहाँ पे करवा दिया। फिर अब ये 2 संख्या मिली, 18/30 और 24/30, ये संख्या मिली। तो अब इनके बीच की संख्या आपको निकाल लेनी है, तो हमें निकल आएंगी हमारी 5 परिमेय संख्या। तो 18 के बाद आता है 19/30 और फिर इसके बाद 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। अब ये अगली ये है, तो हमें 5 संख्या चाहिए थी, 1 2 3 4 5, तो इसके और इसके बीच 5 संख्या हमें मिल गई। अब यही हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से आपको दोस्तों कोई भी निकाल लेना है। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। 1.1 पार्ट आपका ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में 1.2 में, चैप्टर 1.2 के पार्ट में मिलते हैं।